नमस्कार और सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर नकुल पराशर और बीके त्यागी जी का स्टूडियोज़ में। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। त्यागी जी, हम लोगों ने विज्ञान प्रसार के सहयोग से और आकाशवाणी के साथ संयुक्त इसमें हम लोगों ने बहुत सारे सीरियल्स बनाए, चाहे वो बदलती फ़िज़ाएँ हों, कहीं देर ना हो जाए और चलती रहे ज़िंदगी। जी। और ये सारी ही जो श्रृंखलाएँ थीं, जो विज्ञान धारावाहिक थे, जो हमें पत्र आते थे, क्योंकि उस पत्र के इसमें मैं शामिल होती थी, हम सब साथ ही बैठकर उसे करते थे, तो देखा कि बहुत लाभ उठाया। दूर दराज के विद्यार्थी हमें पत्र लिखा करते थे और बहुत उनके अंदर एक जिज्ञासा होती थी और उतनी ही ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करने की जो एक उत्सुकता होती थी। तो क्या उन बातों को भी ध्यान में रखकर ये जो नया एपिसोड, नई धारावाहिक श्रृंखला जो शुरू होने वाली है, जिसे हिंदी में अगर कहें बहुत ही भारी भरकम शब्द मेरे लिए कृत्रिम बौद्धिकता, लेकिन जाना पहचाना जो शब्द है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकर आने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी शुरुआत करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा भारी भरकम कुछ नहीं है। ये हमारी ज़िंदगी में प्रवेश कर चुका है और आने वाले समय में इसकी जो जगह होगी हमारे आम जीवन में वो ज़्यादा होगी, वो बढ़ती जाएगी, फैलती जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है, जैसा कि विज्ञान प्रसार विज्ञान को लोगों तक ले जाने के लिए जो कार्य कर रहा है, ये एक ऐसा विषय है या इससे जुड़े जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण से जो जुड़े मुद्दे हैं, उसमें इसका उपयोग कैसे होगा। क्योंकि जो आने वाला भविष्य है, हम उसमें कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है हम उसको हमारे मशीनें करेंगी, यानी कि ऑटोमेशन होगा और हमारी इकोनॉमी, कहीं की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें भी एक जंप लाने की बात हो रही है। तो उसमें बिना इसको शामिल किए हुए उसकी परिकल्पना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब आने वाले समय में हमें जो ट्रेंड मैन पावर चाहिए, उसके लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि आज से ही हम इस विषय के बारे में थोड़ा जान लें। चाहे मैं इस कहीं की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक यूज़र हूँ, तो मुझे इसके क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, मैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, चाहे मैं किसान हूँ या डॉक्टर हूँ या मैं कुछ एक ट्रांसपोर्टर हूँ, तब भी मुझे क्या चीज़ पता होनी चाहिए, क्या ऑफरिंग में है। और अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो आने वाले भविष्य में जो रोजगार के जो क्षेत्र उभरेंगे या अवसर होंगे, वो भी इस क्षेत्र से मिलते जुलते होंगे। तो अगर मुझे भविष्य में पढ़ाई करनी है तो क्या मैं इसको एक अवसर के रूप में या इसको एक नौकरी अगर मुझे ढूंढनी है, जॉब ढूंढनी है, एक प्रोफेशन के रूप में, क्या मैं इस विषय को अगर मुझे समझना है तो अभी से समझना होगा। तो ये एक प्रयास है इन सब मुद्दों को एड्रेस करते हुए एक जनमानस की भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना, उसके उपयोग क्या हैं और आने वाला भविष्य हमारा क्या होगा। तो इन्हीं बातों को हमने कहीं की एक पिरोने की कोशिश करी। जी जी। तो डॉक्टर पराशर, आपसे जानना चाहेंगे, जो मैंने जिसे कहा था भारी भरकम शब्द, हिंदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंग्रेजी में या आमतर लोग इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बोलते हैं, तो आम जनमानस को आप किन शब्दों में समझाएंगे कि क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज जैसा अभी त्यागी जी ने कहा कि आम आदमी तक पहुंचाने की हमारी चेष्टा है, आम आदमी उसको समझे। जीवन के शुरुआत से ही हम अपने किसी भी काम को करते हैं, किसी भी कार्य प्रणाली को करते हैं, किसी भी सिस्टम में जाते हैं, उसमें हमारी हमेशा ये चेष्टा रही और एक बड़ा स्वाभाविक आम आदमी का एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है, जिसके अंदर कोशिश होती है कि काम को कितना सरल किया जा सके, जिससे कि उसकी कार्य क्षमता बढ़ सके, उसकी कार्यशैली में बदलाव आ सके और वो उत्तरोत्तर उसमें अपने आप को काम को अच्छा कर सके। लिहाजा ये चेष्टा आदमी के आदिकाल से रही है। हमने देखा पहिए का जब उसने इन्वेंशन किया, पहिए को उसने लाया, तो वो ज़िंदगी को चलाने के लिए था, उसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए था, तो वहाँ से काम शुरू हुआ। पर उस वक्त कंप्यूटर्स नहीं थे। जब कंप्यूटर्स आए तो उसके अंदर कंप्यूटर्स के ज़रिए जब हमने अपने काम को और सुगम, बढ़िया, आसान और उसको उत्कृष्ट करने की चेष्टा की, तो उसको नाम दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
मैं आपको बात बताऊं, आज से करीब कई वर्ष पहले सन 91-92 में जब मैं कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कर रहा था, तो सब्जेक्ट होता था एक्सपर्ट सिस्टम्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस वक्त भी था और आज भी है। उस वक्त पहला जो अनुप्रयोग हमें बताया जाता था वो ये था कि डॉक्टर्स के पास ऐसा डेटाबेस तैयार किया जाता है जिसके अंदर तमाम उन सारे सवालों का, जो मरीज़ के बारे में, उसकी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी के बहुत सारे सवाल भर दिए जाते हैं, और उनका अगर ये हो तो ऐसा हो, इफ़ देन एल्स, ये तो हम सब जानते हैं। उस तरह के बहुत सारे रूल्स बना के एक डेटाबेस तैयार हो जाता। तो जब मरीज़ आता था तो उस सिस्टम को उस वक्त कहा जाता था माइसिन। तो ऐसे तमाम बने थे, माइसिन एक ऐसा नाम था। तो उसके अंदर जब मरीज़ डॉक्टर के पास पहुंचता था, डॉक्टर उसके जितने भी थोड़े बहुत डिटेल्स होते थे वो उठा के कंप्यूटर में डालता था, और कंप्यूटर में माइसिन को चलाता था, और माइसिन अपने डेटाबेस में जो भी उपलब्ध जानकारी थी उससे उसका मेल मिलाप करता था, फाइंड रिप्लेस करता था, और एक रिज़ल्ट उठा के दे देता था, जिससे डॉक्टर का काम आसान होने लगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा एक पहला अनुप्रयोग था। वक्त के साथ चीज़ें बदली, हम सब ने देखा किस तरह से रोबोट्स ने आके हमारे सारे कामों के अंदर अपनी साझेदारी बढ़ानी शुरू करी, और एक चीज़ को दूसरी जगह से उठाना, मशीनों में, मैन्युफैक्चरिंग में, सब जगह इसका अनुप्रयोग होता चला गया। तो इसको कहा गया रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, RPA, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे पहला और सबसे बड़ा अनुप्रयोग जो हम सबको देखने को मिलता है। तो आम आदमी के बारे में, आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर हर क्षण हर पल में काम को किस तरह से बेटर कर सकें। और अगर एक हास्य वाले पुट से देखा जाए तो हम सब जो हैं वो एक उस परिप्रेक्ष्य में निकले हैं जहाँ जुगाड़ की एक बड़ी महत्ता रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुगाड़ का एक परिष्कृत फॉर्म, जिसे सोफिस्टिकेटेड फॉर्म है, जो मशीन के अंदर किया जा सकता है, और जिससे काम को और आसान किया जाता है। या यूं कहें कि इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, अगर व्यवहारिक रूप में देखें, कि समझदार मशीनें हम बना रहे हैं। करेक्ट। क्योंकि जैसे जो मशीन होती है, मान लीजिए आप सिलाई की मशीन, जो शब्द है बहुत हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, उससे सिलाई करते हैं, तो अगर उसके साथ वो थोड़ा हमें गाइड भी कर सके कि भाई ये टाँका यहाँ छोटा लगना है, यहाँ बड़ा लगना है, वो अपने आप में ऑटो प्रोग्राम हो जाए रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हम उसको बोलेंगे कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। यानी कि वो मशीन समझदार है, वो हमारे एफर्ट को सप्लीमेंट कर रही है, हमें सजेशन भी दे सकती है, सेल्फ लर्निंग भी है। तो बेसिकली एक, जैसे हम अपने फ़ोन की बात करें, जिसको हम स्मार्टफोन कहते हैं। स्मार्टफोन क्यों कहते हैं? कि मान लीजिए जब आप एक मैसेज भेजना होता है, तो आपने अगर उस तरीके से मिलता जुलता कोई मैसेज पहले भेजा है, तो वो पूरा मैसेज आप देखते हैं, एक शब्द टाइप करते ही सारा आपको बता देता है, आने लगते हैं, शब्द आने या लगते हैं। आप अगर कुछ नया भी करते हैं तो वो आपको ये भी बता देता है कि ये शब्द अगर आप ये लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। पूरा सेंटेंस पढ़ के वो आपको ऑप्शन देता है। मान लीजिए आप अपनी फीलिंग किसी को बता रहे हैं, तो वो आपको एक शब्द भी दे देगा कि ये जो आपने लिखा है उसका बेस्ट जो अल्टरनेट है वो ये हो सकता है। तो यानी कि वो सोचती हुई मशीन है क्या? यानी कि वो हमारे जो ह्यूमन कहें कि माइंड की या एफर्ट की फिजिकल लिमिट है, उसको और सप्लीमेंट कर रहा है और उसको विस्तृत कर रहा है। तो अगर ये चीज़ हमारी सब चीज़ में शामिल हो जाती है, तो जो ह्यूमन लिमिटेशन है आप देखिए कितनी कम हो जाएंगी, और हमारा जो एक्सपेंशन है एज ए ह्यूमन बीइंग कितना बड़ा हो जाएगा मशीनों की सहायता से। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मशीनों की सहायता से चीज़ें आसान तो हो जाएंगी, जैसा मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन क्या ऐसा नहीं कि इंसान की ज़रूरत कम होती जाएगी? जब हमारे संसाधन, हमारी प्रणालियाँ सीमित थी, तो जीवन यापन भी हमारा उतना ही सरल और सीधा था। अब जैसे जैसे प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन में प्रवेश किया, जैसे जैसे माइक्रो प्रोसेसर बढ़िया होते चले गए, और पहले हम थोड़े से डेटा में काम कर लेते थे, आज हमारे को बिग डेटा चाहिए, आज हमको डेटाबेस ज़्यादा बड़ा चाहिए, तभी हम एनालिसिस कर पाएंगे, तभी हम अच्छे रिजल्ट्स निकाल पाएंगे। तो ज़िंदगी की ज़रूरियातें बदलती टेक्नोलॉजी के साथ बदलती तो जा रही हैं और बदलती रहेंगी, और उससे उसके अच्छे परिणाम भी होंगे
और ये कहना कि उसके बुरे परिणाम होंगे वो अभी यथोचित इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हम एक वैसे ही एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ सब की निगाह टेक्नोलॉजी और साइंस के ऊपर है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जैसा कहते हैं कि हम लोग हमेशा इस बात से परेशान रहते हैं कि बड़ी मशीनी हो गई है ज़िंदगी, लेकिन आप मुझे बेहतर समझा पाएंगे कि जैसा आपने कहा कि नहीं, इंसान की अहमियत नहीं कम होगी। मैं थोड़ा सा इस बात को लेके हाँ नहीं, इंसान की जो क्रिएट करता है, एक क्रिएटर है और एक क्रिएशन है। तो बड़ा कौन होता है? क्रिएटर। तो आदमी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हम जितना भी हम करेंगे उसको क्रिएट तो आदमी कर रहा है, और वो जो क्रिएशन जो है वो हर बारी इम्प्रूव होता जाएगा। तो आदमी की जो कमी है वो तो कभी नहीं होगी। और इसके साथ जो हमने क्रिएट किया उसके लिए जो एप्लीकेशन एरिया या जहाँ के लिए किया, वहाँ के लिए आपको नई तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक लाइन ऑफ प्रोडक्शन आपने शुरू कर दी और नए तरीके की स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका जो लर्निंग है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। तो ये एक, जैसा परिशर जी ने कहा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एंड नहीं होगा। ख्वाहिशें बढ़ती जाएंगी, नए जो उपयोगिता है वो ढूंढी जाएगी, और उसके लिए ही हिसाब से हमारा जो आर्थिक और सामाजिक माहौल है वो बदलता जाएगा। और जैसे कि जो हमारा कन्वेंशनल तरीका था प्रोडक्शन का, उसमें बात हो रही थी कि वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। हमने सोचने की कोशिश करी कि क्या हो सकता है। तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि जो भी हम डेवलपमेंटल काम करेंगे उसमें ये असेसमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हो जाएगा कि ये पर्यावरण पे इसका क्या असर होने वाला है। तो ये एक एज ए पैकेज, मतलब जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, जो जो तत्व की हम बात करते हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जुड़ जाएगा अब। मुझे लगता है क्योंकि मुझे तो आपकी बात सुन के ऐसा लगा जी कि चाबी तो हमेशा ताला बनाने वाले के पास ही रहेगी। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत तसल्ली वाली बात है। मुझे लगता है कि इसको एक जो इसका पॉजिटिव नोट है, मैं ये देखता हूँ कि जैसे जहाँ मैंने स्मार्ट मशीनों का इस्तेमाल किया, तो जो मेरा फिजिकल एक्सर्शन या में काम जो मेरा टाइम लगता था वो मैंने बचा के उसको मैंने अपनी क्रिएटिविटी में यूज़ करने की कोशिश करी। तो आदमी कहते हैं ना कि जो ज़्यादा क्रिएटिव तभी होता है जब वो मेंटली एक थोड़ा आराम की अवस्था में होता है। तो हमें लगता है कि उसको उसमें ये इनिशियल फेज़ है, ट्रांजिशनल फेज़ है। तो एक बारी तो हमें इन चीज़ों को देख के चमक दमक से हमें कहीं की मोह होगा, जुड़ा होगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो उपयोगिता है वो भी निकल के वो भी समझ में आएगी कि कहाँ करना है, कितना करना है और कैसे करना है। जी। डॉक्टर नकुल, ये मशीन लर्निंग या फिर कोडिंग या गेमिंग, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अब उपयोग में आ रही हैं, तो थोड़ा सा उसके ऊपर मैं चाहूँगी कि आप बताएं, ये इसी से रिलेटेड चीज़ें हैं सारी? जी, इसी से। देखिए, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि कंप्यूटर को अपने हिसाब से काम कराने के लिए हमें निर्देश देने पड़ेंगे। कंप्यूटर हमारे लिए है, ना कि हम कंप्यूटर के लिए हैं। तो ये हमारी कोशिश होगी कि हम कंप्यूटर को कितना ज़्यादा उसमें इंफॉर्मेशन डाल सकें ताकि हमारा काम हो सके। तो ये जो इंफॉर्मेशन जिस तरह से डाली जाती है, हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो 0-1 पे चलता है, और पूरा उसके अंदर जितना भी ये प्रोसेस है वो सारी गणितीय होती है, और गणितीय और ख़ासकर उसके अंदर सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा उपयोग होता है। तो मशीन को समझाने के लिए मशीन लर्निंग जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है। और वो जैसे कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइए, जितना आप उसके अंदर जितना डीप जाएंगे उतना ज़्यादा आप उसको समझ पाएंगे। लिहाजा ये ज़रूरी हो जाता है कि एक सतह पे आपने एक काम किया, कंप्यूटर को कुछ समझाया और अपना काम करा लिया, पर अगर आपको उससे ज़्यादा कुछ काम कराना है तो आपको उसके अंदर और बहुत सारे एल्गोरिथम या डेटाबेस में इंफॉर्मेशन फीड करनी पड़ेगी। इसको कहते हैं डीप लर्निंग। तो ये डीप लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग का एक सबसेट है, और मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है। तो इस तरह से ये तो हुई बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग की। इसके साथ ज़रूरी होता है कि हम आम बोलचाल लैंग्वेज के अंदर, जैसे हम कहते हैं कि हमें तुरंत ऑन द स्पॉट ट्रांसलेटर मिल जाए, तो ऐसा एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे भी काम हुआ है। और गत कई वर्षों से हमारे देश के अंदर हमने देखा, सन 90 के दशक के अंदर
सी डॉट ने पहला ऐसा काम किया था जब उसने हमारी विभिन्न भारतीय भाषाओं के वर्ड प्रोसेसर्स का निर्माण किया। तो ये सब तभी संभव हो पाया था कि जब हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर लोगों ने प्रोग्राम लिखे, कोडिंग वगैरह करी। और इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसको इसमें जितना घुसेंगे उतना आप पाएंगे कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है और चूँकि अब कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो बहुत आसान हो गई, ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। बनी बनाई लाइब्रेरीज और रूटीन्स अवेलेबल हैं, कंप्यूटर आपकी सेवा में है, जितना चाहिए उससे उतना आप लाभ उठा सकते हैं। बहुत बढ़िया। लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना करियर भी बना रहे हैं, मतलब कहते हैं कि एज अ करियर इसको ले रहे हैं। और आपसे ये जानना चाहूँगी डॉक्टर त्यागी कि उपयोगकर्ता जो हैं क्या क्या जानकारी होना ज़रूरी है उसके लिए? देखिए, क्योंकि कोई भी जो टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी होती है उसका असर समाज पे भी पड़ता है। तो नई किस्म की जब चीज़ें आएंगी उनको कैसे इस्तेमाल करना है। और जैसा कि परिषद जी ने भी कहा और मैंने भी कहा कि अभी हम एक कहें कि बदलाव के दौर में हैं। वी आर इन ए ट्रांजिशनल फेज जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल हम साइबर सिक्योरिटी का नाम आपने सुना होगा कि अभी हम उस ऐसे चीज़ें और इस जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा तो आएंगी। उसके लिए हमें कहें कि एक नए जब हम नए समाज की कहीं की संरचना कर रहे हैं तो उसमें जो लोगों की सोच है वो भी अलग किस्म की होगी, समस्याएं भी अलग किस्म की आएंगी। तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन कहीं कि अनजानेपन में या अज्ञानता या सूचना के अभाव के कारण हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे कि ये बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि टेलीविज़न पे वो ऐड आने लगे हैं कि आपको अगर कोई फ़ोन आता है तो अपना OTP नंबर या पासवर्ड नहीं बताएं। पहले नहीं आते थे। तो जब से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का दौर बढ़ा है तो वो एक जहाँ सहूलियत हुई उसके साथ अलग किस्म की परेशानियां भी आई, अलग किस्म के अपराध होने लगे। तो वो जो बदलाव है, क्योंकि सामाजिक बदलाव भी होगा, नई स्थितियां, नए हालात पैदा होंगे, तो उनसे निपटने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा और वो गलतियां ना हो जो अनजाने में या सूचना के अभाव में हो जाती हैं। तो इसीलिए सब लोगों को एक स्तर पे, हर एक नागरिक को हमें सेंसिटाइज इस सब्जेक्ट की समझ और एक वो कहें कि अगर एक रुचि पैदा हो जाती है तो फिर आपके लिए आज इंटरनेट हमारे पास है। तो एक ये कहें कि क्या बोलेंगे, शुरुआत कैसे करे हमारा नागरिक इस सब्जेक्ट को, क्योंकि ये आने वाला कल है हमारा और उसके साथ हमें चलना होगा। तो ये तैयारी है हम सबकी कि हम जो आने वाला कल है उसके लिए तैयार हो जाए। चलिए, तो जो आने वाला कल यही नाम है इस नए धारावाहिक का। तो इसकी कितनी कड़ियाँ बनेंगी, कितनी श्रृंखला होगी, आप बताएं सर डॉक्टर नकुल। 52 एपिसोड्स का ये सीरियल, जैसा कि हम हर वर्ष और हर प्रोग्राम के साथ करते आए हैं। और इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग अवयवों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर मूलभूत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आम आदमी का जो डर है, जो भय है, उसको एक आम आदमी की भाषा में। और ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो डॉक्यू ड्रामा के फॉर्मेट में होंगे, जिसके अंदर एक कहानी होगी जिसके थ्रू इस बात को वहाँ तक लोगों तक पहुँचाने की चेष्टा रहेगी। आम जनमानस तक, जन जन तक किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति जो उनके अंदर एक खौफ है, एक डर है, उससे निजात दिलाने में ये एक प्रोग्राम, ये हमारी पहल है। इसके अलावा इसके प्रोग्राम के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यावहारिक पक्षों के ऊपर कि उसकी किस तरह से क्या क्या अनुप्रयोग हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, उसके ऊपर एक लंबा सा हिस्सा होगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आम जनमानस में कई भ्रांतियां हैं कि इसके आने से तो जहाँ एक तरफ जीवन आसान हो जाएगा, वहीं कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो थोड़ी सी मुझे भी थी जो आपने क्लियर किया मुझे। जी कि कहीं मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो मैं किसी से काम कराता था वो हो जाएगा। पर इस दिशा में जो इसके विपरीत जो स्वरूप निकल के आएगा, और ऐसा पास्ट में माझी में भी काफ़ी हो चुका है, और उसको भी दूर करने की कोशिश होगी। और इन सब के अलावा ये सबसे ज़रूरी जो चीज़ इसके अंदर हम आम आदमी तक पहुंचाने की, पूरे धारावाहिक के अंदर 52 हफ्ते के इस धारावाहिक में जो साल भर चलेगा, उसमें एक ही कोशिश होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
से घबराएं नहीं, डरें नहीं, और उसको समझने की कोशिश करें, तो आप पाएंगे कि वो एक बहुत रोचक विश्व है, एक अपने आप में एक जगत है जिसमें आप नई नई आशाओं को, नई नई चीज़ों को समझ के उसमें आप अपने हिसाब से अनुप्रयोग बना सकते हैं, उससे आम आदमी को जोड़ पाएँ, उसके अंदर एक एम्पावरमेंट की एक फीलिंग आए, और उसको लेके वो आगे बढ़े और वो देखे कि कितना रोचक और कितना विस्तृत इसका दायरा है। तो क्या रोजगार के नए क्षेत्र भी हैं इसमें? इसके बारे में भी कुछ बताया जाएगा इस धारावाहिक में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें जो नीति आयोग ने उनका एक कॉन्सेप्ट पेपर था, और उसमें भविष्य में जो क्षेत्र हैं, मान लीजिए जैसे एग्रीकल्चर हो गया, और मेडिकल फील्ड है, एजुकेशन, हाँ एजुकेशन है, फिर हम आजकल बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटीज़ की, उसमें स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है, और फिर जो ट्रांसपोर्टेशन और मोबिलिटी की बात है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो पहले कैसे होता था, बस आएगी कि नहीं आएगी नहीं पता, बट अभी अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पे भी आ सकती है। तो इस तरह का जो एक टेक्नोलॉजी की सहायता से जीवन को जो सुगम बनाया जा सकता है, वो सारी परिकल्पनाएं इसमें शामिल हैं, और इसके लिए आपको उतना ही कहीं की ट्रेन्ड मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होगी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज ए R&D रिसर्च का जो क्षेत्र है उसमें काम करने के लिए। तो हमारे युवाओं के लिए एक ये बहुत कहें कि नया अवसर है कि वो जितना जल्दी हो सके इस सब्जेक्ट को समझे, और भविष्य में आने वाले समय के लिए जो उसमें उसका जो अनुसंधान की और कहेंगे जो प्रौद्योगिकी के विकास की जहाँ ज़रूरत होगी उसमें सहयोग करेंगे एज ए करियर के रूप में। क्या बात है। तो ये एक कहें कि एक एज ए स्टूडेंट, एज ए उसका उपयोग करने वाले, और पूरा जो देश में एक कहें कि एक इकोसिस्टम AI को लेके बनाने की बात हो रही है, जिसमें अभी बहुत सारी जो हमारी IITs हैं वहाँ पे ऑलरेडी जो सेंटर हैं वो शुरू हो चुके हैं, जो हमारे नीति आयोग ने जो क्षेत्र आइडेंटिफाई किए हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे हो, उस पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुके हैं। उसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और जिसमें कि पूरे देश से जो है जो अनुसंधान परियोजनाएं हैं वो आमंत्रित की जा रही हैं, जिसमें कि इस क्षेत्र को, क्योंकि पूरी दुनिया में एक कंपटीशन है कि कौन आगे इस क्षेत्र में जाएगा, तो भारत जो है इस कहीं की अवसर को खोना नहीं चाहता। जो अगर हमें विश्व में भी अपना दबदबा रखना है, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हमें एक कदम भी चूकना नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ख़ासकर मुझे लगता है कि युवाओं के लिए इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और समझें इस चीज़ को। मुझे लगता है इस धारावाहिक के ज़रिए जो बिल्कुल जिसको कहते हैं क्लैरिटी के साथ चीज़ें उन्हें बताई जाएंगी, और आपने कहा कि इसको हम डॉक्यू ड्रामा के तौर पर पहले भी जैसे हम लोगों ने किया था, बिल्कुल। तो लोगों को जैसे एक प्रश्न पूछा जाता था, फिर उन्हें पुरस्कृत किया जाता था, बिल्कुल वही फॉर्मेट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल वही रहेगा। और इसमें हमने कोशिश करी है कि जैसे कि जो 5 या 6 इसमें मेन जो कहें कि विषय हैं, उसमें हर एक में 6 से 7 या 8 एपिसोड हैं, श्रृंखलाएं हैं, और हर श्रृंखला एक जब ख़त्म होगी उसके बाद एक इंटरेक्टिव जो सेशन होगा जिसमें हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट को बुलाएंगे। क्योंकि आज जो मैं धन्यवाद देने जाऊंगा परमेश्वर जी को, आज इन्होंने दोहरी भूमिका यहाँ निभाई है। ये खुद एक अपने एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, विज्ञान प्रसार के निदेशक होने के नाते। तो आज इनका जो, इसीलिए हमने कहा कि जो शुरुआत है एक निदेशक के रूप में ना होके आज विशेषज्ञ के रूप में उनका जो योगदान है इस कार्यक्रम में लिया जाए। बिल्कुल। और आज तो पहली कड़ी हम इसको नहीं कहेंगे, कम से कम लोगों तक बताना था कि हम नए धारावाहिक के साथ आ रहे हैं और क्या कुछ होगा उसमें। आपने कहा कि जैसे एक जो विषय होगा उसके 4-5 कड़ियाँ होंगी, तो मतलब उसकी जो अलग अलग शाखाएं हैं, और एक एक शाखा को लेके बहुत जिसे कहते हैं गूढ़ ज्ञान जो उसके बारे में जानकारी है लोगों तक पहुंचाई जाएंगी।
तो पहले हम जो हमारे शुरुआती जो कहें कि एपिसोड रहेंगे वो रहेंगे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी उपयोगिता जो हमारे जीवन में है कि कहाँ कहाँ ये हम पहुंच चुके हैं इसके साथ और जाने अनजाने, तो वो एक उस चीज़ को समझा जाए। जैसे कि और फिर एक ये कि ये जो मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं कि पढ़ी लिखी मशीन, समझदार मशीन, हाँ, ये परिकल्पना हमारे साहित्य में इसकी कैसे की गई है। बहुत प्राचीन साहित्य की भी हम बात करें, वहाँ पे भी कुछ ऐसी जगह में कहें कि कुछ प्रसंग आए हैं जहाँ पे लगता है कि ये वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कहें कि प्राथमिक रूप रहा होगा, जिसको आगे आगे बढ़ा के आज हम देखते हैं कि हम इतने स्मार्ट रोबोट्स तक आ गए हैं। एआई पे आधारित बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें हमने उसके भविष्य के कहें कि उसके भविष्य की क्या या विश्व जो है वो कैसा होगा इस टेक्नोलॉजी की वजह से, या जो एक आपने ये जिक्र किया था कि क्या आदमी की उपयोगिता कितनी रह जाएगी या नहीं, उस सब बातों का जिक्र हमने अच्छे लेखकों की कहानियों को नाटिका में प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। तो चलिए, मुझे भी तसल्ली हो गई। आपने कहा कि इंसान की अहमियत कम नहीं होगी, मानवीय रिश्तों पे इसका असर नहीं पड़ेगा और रोज़गार के नए अवसर भी आएंगे। और जैसा आपने कहा कि ये बहुत हमारी ज़िंदगी में शामिल है। भाई हम कहीं बाहर जाते हैं, हम किसी से रास्ता अब नहीं पूछते, लेकिन मैप ऑन करते हैं और पहुंच जाते हैं जहां जाना होता है। लेकिन कभी कभी मुझे खलता है कि रास्ता रोक करके किसी को पूछना, बताओगे कहाँ जाना है आप सोचते होंगे कि राशि बहुत पुराने इसकी है, लेकिन ठीक है। नहीं, ख्याल पुरानी तो नहीं है, पर उसके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छुपा है जी। और उसके अंदर मुझे अच्छे से याद है, आपने जब पूछा कि किसी को रोक के रास्ता पूछा तो ऐसे बहुत सारे लोग भी रास्ते में मिलते हैं जो वहाँ पहली बार या दूसरी बार आए होते हैं, पर उनके अंदर एक भाव होता है कि किसी की मदद करें। तो उसमें कई बार क्या होता है, रक्षा में हत्या हो जाती है, उसमें वो सही रास्ता बताने के बजाय गलत रास्ता बता पाते हैं। तो वहाँ पे आपके पास एक बैकअप रहता है जीपीएस के तौर पे। पर एक और बात भी है कि कई बार आपने उबर करी हो और आपने जीपीएस से कहा हो तो कई बार रास्ता तो ले जाएगा, पर वो कई बार ऐसी जगह जंगल में ले जाके छोड़ देता है जहाँ से कभी कोई रास्ता रहा होगा और वो रास्ता अब नहीं है, उसके मैप में नहीं आ पाता। तो इसके दोनों ही पक्ष हैं। इस विषय को भी हमने इस धारावाहिक में लिया है और कुछ एक या दो कहानी नाटक के रूप में कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कहें कि सीमाएं हैं कभी कभार कैसे सामने आती हैं और एक बहुत ही गहरा हास्य पैदा करती हैं। तो वो भी कुछ एक दो कहानी इसमें ली गई है। आनंद लें और जब कड़ियाँ दर कड़ियाँ परत खुलेंगी तो मुझे लगता है कि हर बारी का जो आनंद है वो बढ़ना जाएगा। ये क्षेत्रीय भाषाओं में भी बनाया जाएगा? हाँ बिल्कुल। ये अंग्रेजी समेत 19 भाषाओं में इसका निर्माण हो रहा है, मतलब शुरुआत हो चुकी है और 121 स्टेशन से इसको प्रसारित किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम देखें तो भारत की जो पूरा जो ज्योग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक एरिया को अगर हम लें तो 85% जो आबादी है वो हम इससे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग किसी वजह से नहीं सुन पाएंगे तो जैसे ही ये धारावाहिक रेडियो से प्रसारित होगा, इसको हम विज्ञान प्रसार की वेबसाइट से वो लोग वहाँ से उसको डायरेक्टली भी सुन सकते हैं या डाउनलोड करके जब उनका दिल करे उसे सुन सकते। बहुत बढ़िया। तो हम सब बहुत बेसब्री से आने वाला कल का इंतज़ार कर रहे हैं, इसके आगाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीके त्यागी। तो इसी नोट पर हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।